हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जीएस की बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के फंडामेंटल राइट्स के बारे में। हमारे मौलिक अधिकार, भारत के संविधान में सभी को भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो उसके विषय में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। और ये टॉपिक ऐसा है कि हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में बार बार इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से इसे पढ़ना है और समझते चलना है। और आप अपने नोट्स भी इसमें तैयार कर सकते हैं साथ साथ में। तो मौलिक अधिकार को अमेरिकी संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन आता है कि मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक अधिकारों को अमेरिकी संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार किस भाग में स्थित है। तो मौलिक अधिकार भाग 3 में स्थित है, आर्टिकल 12 से 35 तक। मौलिक अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं और आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति इन्हें निलंबित कर सकता है। देखो, मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति के पास है, और वो भी कब, जब आपातकाल की स्थिति उत्पन्न हो। आर्टिकल 352 के तहत युद्ध या फिर बाहरी आक्रमण हो गया हो तो राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा करता है, और इस पर आर्टिकल 358 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाता है। आर्टिकल 19 में आता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी निहित है, इसलिए ये स्वतः ही क्या हो जाता है, निलंबित हो जाता है। सारे मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं सिवाय आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। क्वेश्चन आता है कि आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा निलंबित मौलिक अधिकारों में से कौन से अधिकार निलंबित नहीं होते। तो आर्टिकल 20 और 21 जो हैं वो मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते। नेक्स्ट आते हैं कि राष्ट्रपति की मूल अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति है। ठीक है, राष्ट्रपति के पास सिर्फ मूल अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति है, और मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं। जो मौलिक अधिकार हैं वो वाद योग्य हैं। आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के पास आप जा सकते हो अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ हो, और आर्टिकल 226 के तहत आप उच्च न्यायालय के पास जा सकते हो। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं, और मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। जब भारत का संविधान लागू हुआ था तो उस समय भारत में जो मौलिक अधिकार थे वो 7 थे, और वर्तमान में कितने हैं, तो 6 हैं। मौलिक अधिकारों को राज्य के कृत्यों के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में रखा गया है। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 से 18 तक 5 अनुच्छेदों में समानता का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता, यानी कि कानून के समक्ष सभी लोग समान समझे जाएंगे। आर्टिकल 15 कहता है कि आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी मूल वंश के हों, किसी भी जाति के हो, आपका कोई भी लिंग हो, आप किसी भी जन्म स्थान से हो, तो इसके आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी किसी भी सरकारी नियोजन में आपको समान अवसर दिया जाएगा। इसमें अपवाद ये है आर्टिकल 16 में कि आरक्षण की व्यवस्था की गई है SC ST या OBC कैटेगरी के लिए, EWS के लिए। तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता किस आर्टिकल में दिया गया, आर्टिकल 16। आर्टिकल 17 में कहते हैं कि अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत। छुआछूत का अंत किस आर्टिकल में, आर्टिकल 17। नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 18, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, आप अपने नाम के आगे कोई भी उपाधि नहीं लगा सकते हो, सिर्फ शिक्षा और सैन्य उपाधि को छोड़कर। शैक्षिक उपाधि है तो आप लगा सकते हो, और सैन्य उपाधि है या फिर कोई पुलिस बल की उपाधि है तो आप उसको लगा सकते हो, लेकिन अन्य उपाधियों का आप प्रयोग नहीं कर सकते हो। अच्छा, आर्टिकल 18 में ही अवार्ड्स भी आते हैं जो आपने सुन रखे होंगे कि भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण हो गया, या फिर शौर्यवीर चक्र हो गया। तो ये सब किस में आते हैं, आर्टिकल 18 में ही आते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो आर्टिकल 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार निहित है। आर्टिकल 19 1 के का में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है।
जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी निहित है और सूचना का अधिकार भी इसी में निहित है। 19(1) के खा में शांतिपूर्वक सम्मेलन करना, यानी आप शांतिपूर्ण सम्मेलन कोई भी कर सकते हो, उसमें किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ठीक है, उपद्रव नहीं होना चाहिए, शांति से आप कोई भी सम्मेलन कर सकते हो, इसकी स्वतंत्रता आपको मिली हुई है। 19(1) का गा कहता है संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19(1) के गा में आप कहते हैं कि संघ बना सकते हैं, ठीक है, कोई भी संघ आप स्वतंत्र रूप से बना सकते हैं। 19(1) का घा, लेकिन वो समाज के लिए अनुकूल परिस्थिति वाला होना चाहिए, उसमें कोई भी वायलेंट चीज़ें नहीं हो रही होनी चाहिए। 19(1) का घा कहता है सर्वत्र अबाध संचरण, आप कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता, ठीक है, आप कहीं भी स्वतंत्र रूप से आ जा सकते हो। 19(1) का अंगा कहता है कि निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता, आप भारत के नागरिक हो तो आप भारत में कहीं भी निवास कर सकते हो और कहीं भी बस सकते हो, इसकी आपको स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 19(1) के चा में ये निरस्त हो चुका है कि कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का जो अधिकार था हमारा, जो ये स्वतंत्रता दी गई थी कि हम कोई भी व्यापार कर सकते हैं, कोई भी कारोबार कर सकते हैं, तो इसको हटा के एक विधिक अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बनाया गया, ये हमारे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। तो ये 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा 19(1) का चा हटा दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 20 में क्या कहा गया है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, आपने कोई अपराध किया, ठीक, उस अपराध के लिए आप कोई भी अच्छा सा वकील हायर कर सकते हो। आप उस समय जब आपने अपराध किया होगा तो उसी समय के हिसाब से आपको सज़ा दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपकी सुनवाई अगर 10 साल बाद हो रही है तो अगर सज़ा में परिवर्तन हो गया तो 10 साल बाद के हिसाब से आपको सज़ा मिलेगी, ठीक। आर्टिकल 21 कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, हमारे शरीर के ऊपर हमारा अधिकार है, ठीक है, हम किसी से भी हम अपने प्राणों की हम अपने प्राणों की रक्षा के लिए स्वतंत्र हैं, हमारी दैहिक स्वतंत्रता हमें चाहिए, हम कहीं भी पढ़ सकते हैं, हम कितनी भी क्वालिफ़िकेशन कर सकते हैं, हम हमें स्वच्छ वातावरण चाहिए, हमारा जो जीवन जीने का अधिकार भी है वो भी आर्टिकल 21 में ही आता है, ठीक। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 के काम में आएगा। शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है, तो आर्टिकल 21 के काम में या फिर 21 के ए में शिक्षा का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 22 कहता है कि कुछ दशाओं में जो गिरफ्तारी है एवं उससे निरोध से संरक्षण दिया गया है। आर्टिकल 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, यानी आपको अगर गिरफ्तार किया गया और बिना बताए आपको गिरफ्तार किया गया है कि आपने कौन सा अपराध किया गया है, तो आपका ये गिरफ्तारी क्या होगी, गलत मानी जाएगी, आपको इससे न्यायालय संरक्षण देगा। 23 से 24 क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 कहता है कि मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध, यानी कि मानव का दुर्व्यापार नहीं कर सकते, मानव का, महिला का या बच्चे का आप व्यापार नहीं कर सकते, और बलात् श्रम का इसमें प्रतिषेध किया गया है। आर्टिकल 24 कहता है कि बालकों के कारखाने में, खनन आदि में काम करने से मना किया जाना, ठीक है। आर्टिकल 24 के तहत आप बालकों को, 14 वर्ष से कम उम्र के जो बालक हैं उनको कारखाने में या खनन आदि में काम करने में मंजूरी नहीं दे सकते। नेक्स्ट है आर्टिकल 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 25 कहता है कि आप किसी भी धर्म के हों तो आप उस धर्म के अकॉर्डिंग धार्मिक स्वतंत्रता रखते हैं कि आपका पहनावा क्या होगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कोई भी अपने धर्म के अनुसार पहनावा पहन सकते हैं, उनके चिन्ह आप अपने कहीं भी, जैसे लोग पहन लेते हैं ना कि लैकेट पहन लेते हैं, मुस्लिम टोपी पहन लेते हैं, क्रिश्चियन क्रॉस वाला लैकेट पहन लेते हैं, तो ये सब धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 26 कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों का प्रबंधन मतलब धार्मिक कार्यों में
जो भी आपके फेस्टिवल्स हैं, धर्म से रिलेटेड जो भी आपके कार्य हैं, उनमें आपको स्वतंत्रता दी जाएगी। आर्टिकल 27 कहता है कि धार्मिक कार्यों में जो कर संबंधी छूट है वो आपको दी जाएगी, कि धार्मिक कार्य आप कोई कर रहे हैं तो सरकार आपसे टैक्स नहीं वसूलेगी। आर्टिकल 28, राज्य द्वारा वित्त पोषित शैक्षिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। आर्टिकल 28 कहता है कि आप किसी राज्य द्वारा वित्त पोषित जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं जो राज्य द्वारा चलाए जा रहे हैं, तो उनमें किसी भी पर्टिकुलर धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 29 से 30 तक अल्पसंख्यक संबंधी अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 29 और 30 में अल्पसंख्यक के लिए जो अधिकार हैं वे हैं कि 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक जो वर्ग है, अल्पसंख्यक समुदाय है, उनके हितों का संरक्षण किस में दिया गया है? आर्टिकल 29 में दिया गया है। और आर्टिकल 30 में दिया गया है अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार। जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं वह अपनी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और उनके प्रशासन करने का भी उन्हें पूरा अधिकार है। आर्टिकल 31 को संपत्ति के अधिकार था, ये इसे हटा दिया गया। आर्टिकल 31 निरस्त हो चुका है और इसे किस में शामिल कर दिया गया है? तो आर्टिकल 300 के का में इसको शामिल कर दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार बना दिया गया है और 31 को निरस्त करके 300 के का में जोड़ दिया गया है। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके तहत विशेष प्रकार के आदेश या रिट जारी किए जाते हैं। ये उच्च या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए जाते हैं। इसमें पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है सशरीर उपलब्ध होना। जैसे किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसको न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश न्यायालय देता है। और अगर बंदी की जो गिरफ्तारी है वो गैर कानूनी हुई तो बंदी को छोड़ने का भी आदेश देता है। नेक्स्ट आते हैं परमादेश। तो परमादेश क्या है? सार्वजनिक जो पदाधिकारी हैं, किसी पद पर जो अधिकारी बैठा है वह अगर अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन ना कर रहा हो, वह जो पदाधिकारी है वह कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन ना कर रहा हो तो परमादेश दे दिया जाता है न्यायालय द्वारा। प्रतिषेध क्या है? तो निचली अदालत के अपने अधिकार क्षेत्र के अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है। यानी जैसे मान लो लोअर न्यायालय है तो वो क्या करेगी? अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके अगर किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो उससे ऊपर की जो अदालत होगी वह उस अदालत को प्रतिषेध जारी करती है। जैसे हाई कोर्ट अपने अतिक्रमण क्षेत्र से बाहर जाके अगर किसी मुकदमे की सुनवाई करेगी तो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को प्रतिषेध जारी करेगा। नेक्स्ट आते हैं अधिकार प्रक्षा। अधिकार प्रक्षा क्या है? तो किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति की योग्यता उस पद के अनुसार ना हो। जैसे कोई व्यक्ति है, किसी पद पर नियुक्त किया गया, ठीक है, और उसकी योग्यता उस पद की योग्यता के हिसाब से नहीं है, उस पद की योग्यता के हिसाब से कम है, तो उसको उस पद से हटा दिया जाएगा। ये होती है अधिकार प्रक्षा। अगला है उत्प्रेषण। तो उत्प्रेषण या रिट उच्च या फिर उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की जाती है जब अधीनस्थ अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करती है। उत्प्रेषण रिट उच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय को जारी की जाती है। नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 33, जो बहुत ही कम पूछे जाते हैं लेकिन इसको भी ध्यान रखते चलते हैं कि आर्टिकल 33 क्या कहता है कि इस भाग द्वारा दिए गए अधिकारों को संशोधित करने की संसद की शक्ति। यानी कि भाग 3 में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं इनको संशोधित करने की जो शक्ति है वो किसे दी गई है? तो वह सिर्फ संसद के पास है। लेकिन इसमें भी ये है कि मूलभूत जो ढांचा है उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी कि मौलिक अधिकार जो हैं हमारे उनमें कमी नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 34 कहता है सैन्य शासन की स्थिति में इस भाग के उपबंधों पर रोक होनी चाहिए। आर्टिकल 34 कहता है
सैन्य शासन की स्थिति में इस भाग के जो उपबंध हैं, इस भाग के जो मौलिक अधिकार हैं, उन पर रोक लगाई जाएगी, लेकिन 20 और 21 को छोड़कर। आर्टिकल 35 इस भाग के प्रावधानों को प्रभावी बनाने संबंधी विधान दिए गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए हों तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट वाले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।